तो फाइनली 3 महीने के बाद बाकी सीजन 2 का फिनाले आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं पिकल को और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि है डॉक्टर पेन के द्वारा। यहाँ पे मीडिया उनके सामने बैठी होती है और उन मीडिया में से एक बंदा उनसे सवाल पूछता है कि अभी अभी आपने कंफर्म किया है कि सर ये वही प्री हिस्टोरिक मैन पिकल ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतने समय के लिए कहाँ गायब हो गया था और ये अभी तक जिंदा कैसे है। और ये सवाल सुनते ही डॉक्टर पेन उन्हें बताती है कि यहाँ पे पिकल सीवर्स में रह रहा था और वहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर रहा था और ऐसे ही वो जी रहा है तब से। और हम एग्जैक्ट वही क्रोकोडाइल को देखते हैं जिसका शिकार किया था सीजन 1 में और यहाँ पे उसे वो खा रहा है और वो यहाँ पे ये बहुत सारा खा चुका है। और डॉक्टर पेन हमें ये भी बताती है कि जो सीवर है वहाँ पे तापमान मेंटेन रहता है कई सालों तक लगातार। वहाँ के हवा में नमी है और वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट है जैसे कि खुद का उसका एक इकोसिस्टम हो। वहाँ पे कई लाइफ्स रहते भी है, जैसे कि मान लो हमारे शहर में किसी ने जंगली छिपकली पाली और क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई थी इसीलिए उसके मालिक ने उसे सीवर में डाल दिया और यहाँ पर वो आराम से जी रही है इस सीवर के नीचे क्योंकि वहाँ पे उसका अनुकूल इन्वायरमेंट है। वहाँ पे बड़े बड़े क्रोकोडाइल, छिपकलियाँ, चूहे, यहाँ तक कि बड़े बड़े ताकतवर सांप भी हो। और यहाँ पे पिकल पक्का यहाँ पे शिकार कर रहा है और जी भी रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो फूड चेन के टॉप पर है क्योंकि फाइनली अब पिकल को स्पॉट कर लिया गया है और उसे कैप्चर करने का भी प्लान बना लिया गया है। इसलिए पुलिस ने ये तय किया गया है कि वो बहुत सारा कई लीटर तक क्लोरोफॉर्म डालेंगे उस सीवर के अंदर। साथ ही साथ एक लंबी चौड़ी रिसर्च के साथ पिकल जहाँ पे है वहाँ पे मार्क किया गया है और 5 किलोमीटर दूर वहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक्टिविटी कर रहा है, ये डॉक्टर पेन बताता है। और अगले 3 दिन में ये प्लान काम भी कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पिकल फाइनली बेहोश हो चुका है। यहाँ पे पिकल को लंबे चौड़े एम्बुलेंस पे लोड करके एक फैसिलिटी ले जाया जाता है और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ऑब्वियसली। और यहाँ पे डॉक्टर पेन और उसके असिस्टेंट भी मौजूद होते हैं और उतने में ही हम देखते हैं मुसाशी के साथ टोकुगावा भी यहाँ पे आ जाता है और टोकुगावा यहाँ पे मेन मिलाप में बिजी होते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मुसाशी की नजरें गिर चुका है पिकल के ऊपर क्योंकि सीजन 1 में मुसाशी ने पिकल से मिलने की चाहत थी, इसीलिए टोकुगावा ने उन्हें मिलने के लिए इस जगह पे बुलाया है। फिर उतने में ही टोकुगावा मुसाशी से कहता है तो सर जैसा कि आपने कहा था आपको पिकल से मिलना था ना, ये आपके सामने है, अब आप क्या करेंगे। मुसाशी कहता है वो ये पिकल ये तो लाजवाब है, लेकिन अभी भी एक बात है जो मुझे कंफर्म नहीं है, क्या ये सच में डायनासोर का शिकार करता था। फिर ये कहते ही मुसाशी चटाक से एक मारता है पिकल के मुंह में और यहाँ पे सभी के सभी ये लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और एकदम से इससे पहले कि वो कुछ कहे दोबारा से मुसाशी अपने तकड़े हाथ को उठाता है, फटाक से जोरदार हाथ एक और मारते हैं। फिर इतना देखते ही टोकुगावा बौखला जाते हैं और कहते हैं आखिर आप ये करके रहे हैं, इसे चोट लग जाएगी। और यहाँ पे मुसाशी हमें बताता है कि जितने ताकत से मैंने उसे मारा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब है इसका ड्यूरेबिलिटी का सच में शानदार हो सकती है। मतलब लिटरली मुसाशी यहाँ पे ठोक पीट कर उसका ड्यूरेबिलिटी चेक कर रही है और यहाँ पे उतने में ही मुसाशी यहाँ पे फ्यूरियस हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपनी इनविजिबल तलवार से पिकल का गला काट देते हैं और सरप्राइजिंगली पिकल को ये अटैक फील होता है और वो जाग जाता है। पिकल को इस तरह से जागता देख यहाँ पे सभी के सभी सुन्न हो जाता है और उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 पैक लेकर अपना पिकल एकदम से मुड़कर उठता है और यहाँ पे मुसाशी उसके साइज को देखकर सच में बहुत इम्प्रेस होता है। तभी मुसाशी सबको बताती है कि जिस टेक्निक से यहाँ पे काटा था पिकल को वो टेक्निक वो बॉडी को 8 भागों में काटने का यूज करते हैं। एंकर को दिखाने के लिए यही टेक्निक को यूज की थी और यहाँ पर उन सब के खच्चे उड़ गए थे, यहाँ तक कि नीचे का प्लेटफॉर्म भी कट गया था। और इसी भयानक इंटेंशन वाले अटैक को वहाँ पे पिकल को भी यही वार किया था। खैर वहाँ पे तो जनरल इम्प्रेस हो गए थे, चारों तरफ उनकी जय भी हो गई मुसाशी की, लेकिन पिकल के केस में ये तो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। तभी मुसाशी एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि इस युग में जागने के बाद से जितने भी लोगों को उन्होंने काटा है, लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें काटने में उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उनके केवल स्किन को ही चोट पहुंचा पाए, काट पाए, बाकी की हड्डियां मसल्स वो नहीं छू पाए। और पहला वो आदमी है यूजीरो और दूसरा आदमी है पिकल। पिकल मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे और वार करने दो। और हम तभी देखते हैं कि पिकल उठकर खड़ा हो चुका है मुसाशी के सामने और यहाँ पे मुसाशी उनको देखकर कहते हैं अरे वाह तुम तो कितने लंबे हो, तुम्हारी कदकाठी सच में लाजवाब है पिकल। खैर हम देखते हैं कि पिकल उसके बात को सुनता है, फिर उतने में ही उसका अचानक से गुस्सा आ जाता है क्योंकि पिकल ने मुसाशी के रूप में
किसी को देखा है। उतने में ही पिकल मुसाशी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उतने में ही मुंह में हाथ देता है मुसाशी और इतने जोर से खींचता है कि उसे लगता है कि उसका जबड़ा काट दिया गया हो। और वो उतने में ही नहीं रुकते, साथ ही साथ वो उनके ऊपर इतने वार करते हैं कि उसे महसूस होता है कि उसका शरीर कई जगह से काट चुका है। लेकिन यहाँ पर पिकल दर्द से कतरा रहा होता है और मुसाशी की हैंड टेक्निक से वो वाकई वाकिफ नहीं होता है, क्योंकि पिकल को समझ में नहीं आ रहा होता कि बिना कोई हथियार को पकड़े ये आदमी कैसे उससे चोट पहुंचा रहा है। खैर उतने में ही मुसाशी कहते हैं, सच बता रहा हूँ पिकल, अगर मैं असली तलवार से मैं तुम्हें वार करता तो अभी भी तुम्हारे मसल्स को पार नहीं कर पाता और डी को छोड़ना तो दूर की बात है। खैर यहाँ पे पिकल गुस्से से भारी कदमों के साथ मुसाशी के ऊपर हमला करने जाता है और बहुत ही भयानक तरीकों से अपने जबड़े को खोलकर उसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पहले ही पिकल को फील होता है कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए हो। साथ ही साथ मुसाशी 2 सेकंड के अंदर कई सारे रिपीटेड वार उस पे कर दिया होता है पिकल के ऊपर केवल अपने हाथों से। और साथ ही साथ वो कहते हैं, इन वारों के साथ तो मैं किसी हथियार के हेलमेट को भी काट, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। खैर यहाँ पे पिकल को तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो काफी शांत लग रहा होता है। यहाँ पर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने चोटों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे फील रहा होता है कि उसका शरीर अलग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल होता है सब। और यहाँ पे अब पिकल की बत्ती जल रही होती है और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक फ्लैशबैक। और यहाँ पे जोरासिक एरा में हम देखते हैं एक सोरोपोड्स को, और यहाँ पर वो ऑब्वियसली एक पेड़ खा रहा होता है और यहाँ पे पिकल उसके सामने खड़ा होता है उसका शिकार करने। लेकिन वो वहाँ पर अकेले ही सोरोपोड्स का शिकार करने नहीं आया होता और यहाँ पे उसका एक इनकाउंटर हो जाता है एक वेलोसिरैप्टर से। वेलोसिरैप्टर यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव और तेज माना जाता है और साथ ही साथ उनकी स्पीड के अलावा उनके पास खतरनाक जो चीज है उनके पंजे, ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव होता है और इनके पंजे इतना भयानक और धारदार होता है, ये बड़े से डायनासोर का भी शिकार कर लेते हैं ये। और यहाँ पे पिकल का इनकाउंटर जब एक वेलोसिरैप्टर से हुआ था और उसे याद आता है कि उसको कितना भयानक और गहरे घाव दिए थे, जहाँ दूसरे डायनासोर सड़ा हुआ मांस भी खा लेते हैं। लेकिन वेलोसिरैप्टर पागल है, यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर को वो चैलेंज करता है जैसे उसे लड़ने में मजा आता हो, केवल शिकारी उसका एकमात्र लक्ष्य ना हो। और पिकल को उसी दुश्मन का एक झलक दिखता है मुसाशी के अंदर। वेलोसिरैप्टर को उसे कंपेयर कर रहा होता है पिकल। खैर अब सीन होता है चेंज और यहाँ पे डॉक्टर पेन के जो असिस्टेंट होते हैं उन दोनों को एक खास रूम में लाया होता है हमारे फाइटर्स को। और यहाँ पे वो हमें बताता है यहाँ की दीवारें 6 इंच मोटी प्लास्टर की बनी है और साथ ही साथ जो नीचे एक ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा खास फाइबर और प्लास्टिक को बनाया गया है। ये जगह आपकी फाइट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। खैर उतने में ही डॉक्टर पेन उन्हें कहते हैं जो भी यहाँ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तभी वो मुसाशी से कहते हैं, मुसाशी मेरे बात सुनिए, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, आप उसके जीते जागते सबूत है और पिकल हमारी एक धरोहर है। अगर आप दोनों लड़ेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों में से एक को हम खो दे या फिर दोनों को ही। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये फाइट रोक दे। लेकिन टोकुगावा कहता है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया है, अपने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, मैंने पिकल को लाने में यहाँ पैसा लगाया, तन मन धन मैंने सब कुछ लगाया और मैंने इसीलिए ये सब किया ताकि मैं ये मोमेंट का हिस्सा बन सकूं। और तुम क्या कर रहे हो, ये सब बंद कर दो। टोकुगावा के इन सारे बातें को सुनकर मुसाशी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। खैर उतने में ही टोकुगावा डॉक्टर पेन से कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा होता है अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। और उतने में ही डॉक्टर पेन अपने गन निकालते हैं और मुसाशी के ऊपर टांग देते हैं यहाँ पे कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ मुसाशी। और उतने में ही हम देखते हैं कि उनका हाथ टूट चुका है और सिर्फ हाथ ही नहीं टूटता, हम देखते हैं कि उनके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया होता है। और यहाँ पे वो चीखना चाह रहे होते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज भी निकल नहीं रही होती। और यहाँ पे मुसाशी के हाथ में गन आ जाती है और यहाँ पे वो तुरंत गन को पॉइंट कर देता है टोकुगावा की तरफ और वहीं पे ढह 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 करके 3-4 राउंड गोली मार देते हैं वहाँ पे। और यहाँ पर उसका जो खाली कारतूस होता है वो जमीन में ठनन ठनन करके गिरता है। मुसाशी, वो तो इसे कहते हैं गन, मैं मान गया ये शूरिकेन से काफी ज्यादा कमाल का है लेकिन फिर भी एक योद्धा के किसी काम का नहीं। तो पिकल मेरे दोस्त, चलो हम वो शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि पिकल और मुसाशी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होते हैं। और यहाँ पर मुसाशी पिकल से कहते हैं, तो पिकल मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसे मूव्स दिखाओ जिससे तुम डायनासोर्स को मारा करते थे। और उसी दूसरी तरफ डॉक्टर पेन को वहाँ पे भयानक ट्रॉमा हो चुका है, वो अपने टूटे हाथ को लेकर बैठ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कैसे केवल इमेजिनरी टेक्निक से ही अपने हाथ से ही मुसाशी
मुसाशी ने उन्हें काटा। ये सब असली ना होते हुए भी कितना असली लगा। उस ठंडे लोहे को काटते हुए वो महसूस कर रहे थे। उनके मसल्स, उनके फैट, वेट, सब कुछ को करते हुए महसूस कर रहे थे। उनके हड्डी तक को वो महसूस कर चुका था कि वो कट चुकी है। साथ ही साथ वो कटने की महसूस को अपनी अंदरूनी ऑर्गन्स तक को महसूस किया। यहाँ पे वो समझ चुका है कि कितने ज्यादा खतरनाक है मुसाशी। पता नहीं अब वो मुसाशी पिकल के साथ वो क्या करेंगे। और यहाँ से चीजें कभी अलग चल रही होती है क्योंकि उसका एनिमी उसके सामने खड़ा होता है, द वेलोसिरैप्टर। और यहाँ पर उतने में ही हम देखते हैं जोरदार लात से अपने अटैक करता है मुसाशी मियामोतो के ऊपर। वो बच जाते हैं, पिकल को इमेजिनरी टेक्निक से काट देते हैं। अपने पैर को काटने के फील करके जोर से चीखता है। यहाँ तक कि मुसाशी कहने लगते हैं कि इतना जोर से काटने के बाद भी मैं तुम्हारी हड्डी को काट ही नहीं पाया। फिर उतने में ही जोरदार अपर कट मारने की कोशिश करता है पिकल और यहाँ उससे भी बच जाता है मुसाशी और स्विंग करके एक जोरदार अटैक करते हैं जिससे कि एकदम थोड़ा कट जाता है पिकल का और दर्द के मारे लिटरली उसका जान निकल रही होती है। और तभी मुसाशी यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी सच में लाजवाब है क्योंकि जिस तरीके से मैंने तुम्हें काटा है अभी तक तो तुम्हारी अतरिया बाहर आने निकलने लगी थी। खैर भले ही अंदरूनी अंग बाहर ना आए हो, पिकल को यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा होता है। पिकल चीख रहे होते हैं दर्द में और मुसाशी ये भी कहते हैं कि अब तक जिनसे उनने लड़ा है पिकल उनसे कहीं ज्यादा अलग है। लेकिन पिकल को इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसका एनिमी उसको चोट पहुंचा रहा है, वो बस इतना ही जानता है। खैर तभी मुसाशी के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे फाइनली तुम्हारे सारी अचीवमेंट दिख रहा है। और यहाँ पर उसके जरिए उसे दिखाया जाता है कि पिकल ने अब तक क्या क्या कमाया है, उसने वो कितना ज्यादा मशहूर है, वो फिर वो कितना ज्यादा अचीव किया है। और मुसाशी जो है वो एक सिंबॉलिक के तौर पे दिख रहा है उसको हाथ और सोने में मिलाकर। और तभी यहाँ पे मुसाशी को समझ आ जाता है कि पिकल छोटा मोटा हंटर नहीं है, हो सकता है वो अपने कबीले का सबसे बेस्ट हंटर वही हो। साथ ही साथ कितने भयानक और डेंजरस हत्या की है डायनासोर का, हो सकता है कि इन्हीं सब के कारण उसके कबीले के लोग उसको सबसे बेस्ट मानता है। साथ ही साथ वो प्रेजेंट टाइम में भी फूड चेन के सबसे टॉप पे बैठा है। और इन सब अचीवमेंट को देखकर मुसाशी तारीफ करता है पिकल का और उससे कहते हैं मानना पड़ेगा पिकल, मैंने तुम्हारे जैसा ओपोनेंट आज तक नहीं देखा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसा ओपोनेंट से लड़ पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि पिकल एकदम से बैठ जाता है और एक तरफ मुसाशी यहाँ पर एकदम फायर ड्रॉप्स हो जाता है, उनका एकदम ऑरा बाहर निकल आता है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि पिकल एक चीज कर रहा है और हम देखते हैं कि पिकल एकदम स्टैंड ले लिया है और एकदम से ये 4 स्टैंड देख के मुसाशी एकदम चौंक जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। और यहाँ पे वो पिकल से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या ये तुम्हारा फिनिशिंग मूव है पिकल। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम चार्ज कर देता है मुसाशी के ऊपर, उसे लेकर वो एक दीवार से जोर से टकराता है और बहुत ज्यादा ताकत लगाने लगता है पिकल। और मुसाशी ने उसके दोनों हाथों को पकड़े रखा है और दोनों की ही हाथ एकदम आपस में ताकत में जकड़े हुए हैं। दोनों को दोनों ही ताकत लगा रहे होते हैं। मुसाशी भी पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, यहाँ तक कि इतना ज्यादा ताकत लगा रहे हैं वो लोग कि उनके हाथ से धुआं निकलने लगता है। और यहाँ पे एक हाथ लिटरली एक ऐसा आदमी का है जो कि डायनासोर का शिकार करता है और दूसरे आदमी का हाथ जो कि एकदम से एक बांस को कुचल देता है। पिकल ने यहाँ पे पूरी ताकत लगाकर दबाने की कोशिश करता है मुसाशी को और एकदम से दोनों को बीच ये रस्सा कर्सी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब देखकर तो टोकुगावा को ऑर्गेनिज्म आ जाता है। खैर जिस बंदे ने ट्रक को हिला दिया वो मुसाशी को हिला नहीं पा रहा होता है और पिकल को भी ये बात समझ आ गया है, इसलिए वो और ज्यादा ताकत लगा रहा होता है। और इनकी इस रस्सा कस्सी को देखकर चौंक जाते हैं वहाँ के लोग। तो उतने में ही पिकल को रियलाइज होता है कि आज तक वो कई सारी चीजों के ऊपर ग्रिप बनाई है, इतने भयानक चीजों में उसने अपनी ग्रिप बनाई है, लेकिन उन चीजों के द्वारा उसके हाथ को कभी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तोड़ दे रहा है लिटरली उसके हाथ को मुसाशी। पिकल को पहली बार अपने हाथों में इतना भयानक दर्द महसूस हो रहा है। खैर यहाँ पर पिकल इसे एंजॉय भी कर रहा होता है। तो इतने में ही हम देखते हैं कि पिकल को मुसाशी एक हेडबट मार देता है एकदम नाक में और यहाँ पर जैसे ही पिकल गिरता है उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और यहाँ पर कुछ आकलन करने लगते हैं। और उस तरफ दूसरी जगह टोकुगावा एक जगह नोटिस करते हैं कि 6 इंच की स्टील की मोटी दीवार किस तरह से दिख रहे हैं इन दोनों के टकराने के बाद। खैर इस तरफ पिकल के ऊपर बैठे हुए होते हैं मुसाशी। पिकल एकदम काम लग रहा होता है और उतने में ही मुसाशी पिकल से कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर सच में लाजवाब है, तुम्हारी हड्डियां इस कदर से मजबूत है मान लो लोहे की बनी हो, इसीलिए मैं इन्हें नहीं काट पा रहा शायद। खैर यहाँ पर तो मुसाशी वैसे तो लोहे को काट देता है, लेकिन फिर भी एक तारीफ करने का तरीका होता है। वो कहना चाहते हैं मतलब की हड्डी की
तारीफ करना चाहते हैं वो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो लोहे का है और नहीं काट पा रहे, ये नहीं बोल। खैर इतने में ही हम देखते हैं कि वी करके जोर से उछलता है पिकल। मुसाशी लिटरली ऊपर जाकर टकरा जाते हैं और यहाँ पर फाइनली वो पिकल से अलग खड़े हो जाते हैं। हाँ ये हुई ना बात। मुसाशी कहता है यही तो मैं सोच रहा था कि तुम अपने ग्रिप से कैसे मुझे छुड़ाओगे। ये बिल्कुल एक जंगली घोड़े की तरह था। लेकिन तभी मुसाशी एक पते की बात कहते हैं कि तो मुसाशी फिर टोकुगावा से कहता है कि क्या हो अगर मेरे पास एक सच्ची तलवार होती हो, क्या पिकल का हाल इससे भी बुरा होता। तभी टोकुगावा कहता है कि हाँ बिल्कुल, अभी जो भी चल रहा था वो बिल्कुल इमेजिनरी वर्ल्ड में चल रहा था, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल तलवार होती तो हो सकता था पिकल की हड्डियां भले ही नहीं काटी होती, लेकिन फिर भी आप उसे इतने गहरे घाव दे देते जिसपे वो ब्लड लॉस के कारण ही मर जाता। और उतने में ही मुसाशी कहते हैं जहाँ तक पिकल को मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ वो अपने आप को बचा भी नहीं पाता। और उतना सुनते ही डॉक्टर पेन यहाँ पे दौड़ पड़ते हैं और मुसाशी का कॉलर पकड़ के उनसे कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम लिटरली पिकल को मारने की बात कर रहे हो। फिर ये सुनकर उतने में ही हम देखते हैं मुसाशी पीछे हट जाते हैं और डॉक्टर पेन जमीन में गिर जाते हैं। और यहाँ पर मुसाशी उनसे कहते हैं देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसकी केयर करते हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की पूरी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन जो होना है वो तो होकर रहेगा। अगर पिकल का मरना मेरे हाथों लिखा है तो वो मर के रहेगा। तभी एकदम से मुसाशी टोकुगावा से कहता है टोकुगावा आपको मेरी ओरिजिनल तलवार के बारे में पता है, जो कि उस समय मैं तलवार चलाता था। अगर मैं सही हूँ तो कहीं न कहीं रखी होगी, क्या आप उसे मंगवा सकते हैं मेरे लिए। और तभी टोकुगावा कहता है कि हाँ आप अपनी स्वॉर्ड कैंची भी कर रहे हैं, वो आज भी सही सलामत एक टेम्पल में रखी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे डोपो को जो कि कोई ज्यादा मस्क्यूलर लग रहे होते हैं और अपने चाय पी रहे होते हैं और सामने बाकी भी बैठा हुआ है। बाकी यहाँ पे कहता है मैं देख रहा हूँ टोपो आप कुछ खास ट्रेनिंग कर रहे हैं, तभी आपकी मांसपेशियां ज्यादा बड़ी लग रही है। मैं जानता हूँ आप इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। उसके बदले डोपो कहते हैं ओह तुम जानते हो। डोपो कहता है हाँ मैं भी जानता हूँ कि तुम भी काफी ट्रेनिंग कर रहे हो। बाकी कहता है हाँ मुसाशी से मिलने के बाद मैं काफी बदल गया हूँ। तो क्या तुमने सुना कि मुसाशी पिकल से लड़ने वाला है, वो भी अपने तलवार के साथ। मुझे टोकुगावा ने ये बात बताया और मैंने सुना है बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है। और उतने में ही बाकी कहता है ओ तो जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। एक मिनट ओल्ड मैन मतलब यूजिरो ने उसके बारे में तुम्हें कुछ कहा। हाँ कई सारी बातें कही और मैं सच बता रहा हूँ डोपो, उन बातों को सुनकर मैं कहीं चौंक गया था। वो बता रहे थे कि जब वो मुसाशी से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर मुसाशी से उनने कहा कि वो आज भी चाह रखते हैं लड़के, खाना पीना, शोहरत, दौलत, फैन फॉलोअर सब कुछ की। आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में वो सब कुछ अचीव भी करना चाहते हैं। हाँ ये गुण तो पूरी तरह से मियामोटो मुसाशी की ही है। तभी तो मैं कहूँ इतने सारे पब्लिक के सामने लड़ने के लिए वो राजी हो गया क्योंकि उसे फेम चाहिए। लगता है रेत्सु को सबके सामने मारने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। अपने एक बात ध्यान दी डोपो, वो अपनी क्लोन बॉडी में भी पुरानी मियामोटो की लालच अपनी बॉडी में ला रहा है। डोपो ऐसा लग रहा है कि मुसाशी ने अपनी इस क्लोन बॉडी को शुद्ध कर दिया पूरी तरीके से अपनी पुरानी जिंदगी और चाहतों को अपनाकर। और इस शुद्धिकरण के बाद वो एक क्लोन ही नहीं रह जाएंगी, वो लिटरली मुसाशी ही बन जाएंगी। डोपो कहता है हाँ बाकी मुझे बिल्कुल यही चाहिए। बाकी कहता है मुझे पिकल की अभी भी चिंता हो रही, क्या पता वो सच में उसे मार डाले। डोपो क्या बताऊं बाकी, मल्ली मियामोटो को जान लेने में किसी की परहेज नहीं थी। हो सकता है कि वो पिकल को मार दे, लेकिन ये पिकल का खुद का नसीब होगा। तो पिकल और मुसाशी के बीच एक शुद्धि की लड़ाई मानी जाएगी। तो देखना ये है कि जीतता कौन है। तो दूसरे एपिसोड के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।